चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल आज इंडिया और साउथ कोरिया का है, डिफेंस इनोवेशन टाइज। आपको ध्यान है कि प्राइम मिनिस्टर जो डेलीगेट हैं साउथ कोरिया के, वो इंडिया विजिट करते हैं। उसके बाद अब डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसमें एक की वर्ड है, वो है काइंडेक्स। बस आपको काइंडेक्स याद रखना है। इंडस एक्स भी आया था, फ्रेंडेक्स भी आया था, वो किस किस के साथ थे और क्या चीजें थी ये, तो याद रखिए द की वर्ड इज डिफेंस इनोवेशन टाइज। अब इंडिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशन है वो 1973 से चलते आ रहे हैं और उसके बाद हमने अपने डिफेंस टाइज को मेंटेन करके रखा है। एंड इवन आप साउथ कोरिया की जब लोकेशन देखोगे मैप के ऊपर, नीचे की तरफ क्या आ जाता है, पैसिफिक ओशन, और इंडिया को देखोगे तो इंडिया के नीचे आ गया इंडियन ओशन वाला पार्ट। तो इंडो पैसिफिक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउथ कोरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज, अब क्या चीजें बोली गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मल एग्रीमेंट पहली बार साइन करा गया कि हम अपने डिफेंस टाइज को मेंटेन करके रखेंगे। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। जैसे 2005 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है डिफेंस इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक को लेके, और इसमें मेन फोकस किया गया था कि जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूस करेंगे एंड देन रिसर्च करेंगे और डेवलपमेंट और इवन प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। मतलब आप चीज बना रहे हो तो खरीदनी भी तो पड़ेगी किसी को, तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इन एरियाज पे फोकस किया था। बाकी उसके बाद 2010 में दोबारा से ऐसा ही एमओयू एक साइन होता है। मतलब ये हिस्टोरिकली आपको दिखाया है कि 1973 के बाद इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते आए हैं। 2005 में मेन कोऑपरेशन थी प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स के ऊपर, जो 5 में थी। फिर 2010 में आप दोबारा से देख रहे हो, पहले ऊपर बोला कि बनाएंगे चीजों को, प्रोड्यूस करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे एंड देन खरीदेंगे, बेचेंगे। इसके बाद बोला कि अब डिफेंस कोऑपरेशन को थोड़ा और कॉम्प्रीहेंड करते हैं। आ जाओ। इसमें अब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी जो डिफेंस के पर्सोनल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी चाहती है कि हमें कुछ टेक्टिक्स साउथ कोरिया से सीखने हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी अब ट्रेनिंग। देन मिलिट्री एक्सचेंजेस, यहाँ पे ज्वाइंट कमीशन मीट्स भी होती हैं। जो इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो एक दूसरे के प्लेसेस पे जाके इंटरेक्शन करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइजेस चलती हैं और एक्सपर्ट विजिट्स भी कंडक्ट करवाई जाती हैं। टाइम अब 2010 में ही अगेन मरीन सिस्टम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंट सिस्टम, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। अब इंडिया की जैसे डीआरडीओ आ जाता है और इनके एंड से देखोगे तो साउथ कोरिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनके साथ कोलैबोरेशन रहेगा। अब ये रिलेशनशिप आप देख रहे हैं कहां पे प्रोडक्शन से शुरू हुआ और कहां पे ये स्ट्रेटेजिक टाइज के फॉर्म में फ्लरिश होता गया। नेक्स्ट 2020 में एक और डिफेंस इंडस्ट्री रोड मैप यहाँ पे साइन करा गया था कि जो हमारी कोऑपरेशन है उसे और एक्सपांड करना है। अभी तक आपने देखा प्रोडक्शन करी, रिसर्च करी, डेवलपमेंट करी, प्रोक्योरमेंट्स करी, फिर आपने डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना शुरू करा, एक्सपर्ट विजिट्स करवाई गई एंड फाइनली अब आप क्या देख रहे हो, अब लैंड सिस्टम, नेवल सिस्टम, एरोस्पेस इंडस्ट्री, गाइडेड वेपन सिस्टम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस कॉरिडोर, ये वाला कीवर्ड है यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर। क्योंकि आपको याद है बजट के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉरिडोर्स का मेंशन हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेंशन किया था। वो कौन सी 2 लोकेशन थी, एक तो यूपी था, दूसरा तमिलनाडु। तो ये डिफेंस कॉरिडोर स्पेशली 2026 में मेंशन भी करे गए हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, मतलब आप क्या देख रहे हो, हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। एरिया तो कवर कर लिया, अब डिफेंस के जो रिलेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजी है इमर्जिंग वाली होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट, ये आता है हमारा K9 वज्रा टी हॉविट्जर। हॉविट्जर क्या होता है वो लास्ट में करते हैं, पहले याद रख लीजिए। ये भी ज्वाइंट प्रोडक्शन करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। इंडिया की तरफ से लार्सन एंड टर्बो और साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस। बनाया मेक इन इंडिया की कैटेगरी में ही गया था, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे साउथ कोरिया का भी रहा था। K9 वज्रा टी। अब आते हैं काइंडेक्स प्लेटफॉर्म, जो कि अभी रिसेंट डिफेंस इनोवेशन टाइज के बारे में आप देख रहे हो, वो यही वाला है काइंडेक्स प्लेटफॉर्म। अब ये काइंडेक्स क्या शो कर रहा है, तो के से तो साउथ कोरिया की बात हो रही है, यानी कि कोरिया इंड रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, एंड इनसे याद रख लेना डी फॉर डिफेंस एक्सेलरेटर, तो काइंडेक्स। ऐसा ही सेम यूएस के साथ हमने इंडस एक्स भी साइन किया था, वो भी डिफेंस इनोवेशन टाइज ही है। बाकी ये लीडर्स के नाम बता दिए, जब विजिट हुई थी तो उसी टाइम पे इसका मेंशन करा गया। नाउ काइंडेक्स का मेन एम क्या रहेगा, अब आपको जो रिलेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्रीहेंड करने हैं, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को भी बूस्ट दिया जाएगा। पहले जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वही पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब आप देखोगे कि जो डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स है उसमें भी कनेक्टिविटी बनानी है। बिजनेस इंक्यूबेटर जो स्टार्टअप को हेल्प करते हैं वही इंक्यूबेटर आ गए यहाँ पे। देन इन्वेस्टर्स आ गए, यूनिवर्सिटीज आ गई,
यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट शुरू करे जाएंगे। मतलब वो जो लास्ट माइल बोलते हो ना आप किसी भी स्कीम को लेके, वैसे इन टाइज में भी अब लास्ट माइल तक पहुंचा जाएगा। मतलब हर एक अरीना को कवर करने की ट्राई करेंगे। एंड सिमिलर मॉडल, ये इंस्पिरेशन कहां से आई, काइंडेक्स नाम का जो डिफेंस इनोवेशन टाइज है, इनको हम बनाएंगे। तो वैसे ही हमने इंडिया यूएस और इंडिया फ्रांस का भी बना रखा है। एक इंडसेक्स है, ये यूएस के साथ आ गया, और फ्रिंडेक्स ये फ्रांस के साथ आ गया। तो इंडिया और फ्रांस का सेम ऐसे ही डिफेंस इनोवेशन टाइज है। इसके बाद इंडिया के और भी इनिशिएटिव हैं कि हम डिफेंस एक्सीलेंस में और लीड करेंगे, जिसको आईडेक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इनोवेशन मतलब जो डिफेंस टेक है हमारी, उसमें हमें और ज्यादा इमर्जिंग टेक को इन्वॉल्व करना है, उसी के ऊपर इंडिया फोकस करता है। नाउ काइंडेक्स का पर्पस क्या आ गया, तो डिफेंस इनोवेशन जो इंडिया और साउथ कोरिया मिलके करेंगे। एंड कनेक्टिविटी कहां पे देखी आपने, स्टार्टअप्स को कनेक्ट करना है, बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इन्वेस्टर्स आगे, इवन थिंक टैंक्स यहाँ पे आ जाएंगे जो सोच विचार करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कंट्री कितना लीड कर रही है, तो थिंक टैंक्स आएंगे। एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, इनको भी कनेक्ट करेगा। और फिर जब भी टेस्टिंग फैसिलिटी बनेगी तो दोनों इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे कि आपने कैसे बनाई है डिफेंस टेक, आपने कैसे बनाई, तो एक दूसरे को बताएंगे भी। लैबोरेटरीज होगी, यूनिवर्सिटी, इन सभी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। एंड इंडिया की तरफ से डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, और दूसरा डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी मतलब एक एक्टिव प्रेजेंस रहेगी। अब सारे स्टार्टअप तो एक इंडिविजुअली जाके साउथ कोरिया को इन्फो नहीं बता सकते, तो बीच में कोई ना कोई तो इंटरमीडिएटरी रहेगा, तो यहाँ पे इन लेबोरेटरीज का भी काम आएगा। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की जब भी बात हुई, आप मान लीजिए इंडिया से कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाते हैं और कोई वो डिफेंस टेक से रिलेटेड प्रोजेक्ट कवर करके आते हैं साउथ कोरिया में। सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पता तो लगे इन्होंने वहां पे कोई कोर्स किया था, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, तो ज्वाइंट सर्टिफिकेशन रहेगी। स्टैंडर्डाइजेशन रहेगी, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाई, क्या वो इंटरनेशनल पैरामीटर स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाई भी कर रही है या नहीं कर रही है, कि ऐसे तो नहीं हवा में तीर मार दिया कि हमने बना लिया, बनाया नहीं है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्डाइजेशन पे भी फोकस करेंगे। देन इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, ये स्टार्टअप्स को और ज्यादा बूस्ट करवाने में हेल्प करेंगे। किसी को फंड नहीं प्रॉपर्ली आ पा रहे तो फंड्स प्रोवाइड कर दिए, किसी को टेक्नोलॉजी यूज करने नहीं आ रही तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, तो ये बीच में इंक्यूबेटर्स की तरह भी एक्ट करेंगे। बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी एक्सपोर्ट कंट्रोल, फंडिंग मॉडल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर। टेक्नोलॉजी बना दी दो कंट्रीज ने मिलकर, फिर ट्रांसफर भी तो करनी है ना कि हमने बनाया कैसे था इसको, तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस किया जाएगा। तो इसका आई थिंक आपको पर्पस क्लियर है। अब आते हैं डिफेंस कॉरिडोर्स की तरफ। जैसे साउथ कोरिया के जो इनोवेशन हब लोकेशंस हैं वो आगे चैंगवॉन है, दाइजियोन है, गुमी है। सवाल सिंपल सा बन सकता है कि ये जो 3 लोकेशन है ये न्यूज में बन रखी थी, कौन सी कंट्री के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ऐसे ही डिफेंस कॉरिडोर आपको इंडिया में भी मिलेगा। कौन कौन से, तो एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। अब ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, ऐसे मत समझना इसको कि यूपी को कनेक्ट करा जाएगा तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के साथ। यहाँ पे यूपी की स्पेसिफिक लोकेशंस है, तमिलनाडु की स्पेसिफिक लोकेशन आएंगी, तभी इनको बोला कि डिफेंस कॉरिडोर की तरह एक्ट करेंगे। ये वाले, हाँ, ये उनकी इनोवेशन हब्स हैं एक तरह से, जहां पे अब देखो जो साउथ कोरिया है टेक्नोलॉजिकली इंडिया से आगे निकल चुका है, तो इन्होंने जो कीवर्ड यूज करा है वो इनोवेशन हब करा है। मतलब और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं, पर जो इंडिया ने बोला वो बोला डिफेंस कॉरिडोर। मतलब मेनली ये कौन से एरियाज पे फोकस करेंगे, डिफेंस टेक के ऊपर। ठीक है, ओके। नाउ एरोस्पेस हब जो इंडिया में आप देखोगे वो बेंगलुरु आ गया, चेन्नई आ गया, हैदराबाद आ गया। मतलब इंडिया में चीजें अभी के लिए स्कैटर्ड है इफ कंपेयर टू जो डेवलप नेशंस या हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं उनके कंपैरिजन में, तो आपको जगह सेग्रीगेटेड से मिलती हैं इन केस ऑफ इंडिया। आपने यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर सबसे पहले याद करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ लोकेशंस बताऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। जो भी डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज आपको प्रोड्यूस करनी है तो यूपी के अंदर ये कुछ लोकेशन आएंगी। कौन कौन सी चूज करी गई हैं, तो आगरा याद रह जाएगी आपको, झांसी भी याद रह जाएगी, इजी वन। इसके बाद अलीगढ़ आ गया, आगरा के बिल्कुल नदरन पार्ट पे है। लखनऊ हार्ट पे आ गया यूपी के। देन देयर इज कानपुर और नीचे आ जाएगा चित्रकूट। तो ये यूपी का डिफेंस कॉरिडोर आ गया। तो इन एरियाज में कनेक्टिविटी प्रमोट करी जाएगी ताकि डिफेंस टेक से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चले हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी इजीली हो सके। इस एरिया में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको मिलेगा, ये यूपी वाला आ गया। सेकंड आता है तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर। जैसे यूपी में देखा कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है जो इस डिफेंस कॉरिडोर का पार्ट बनेंगे। देन आता है आपका तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर। यहाँ पे आ गया होसूर, यहाँ पे चेन्नई, ये सलेम और ये तिरुचिरापल्ली और ये आ गया कोयम्बटूर। तो इन रीजन्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहेगा तमिलनाडु वाला।
अब ये चीजें बनाई क्यों गई, ये दो लोकेशन ही क्यों स्पेसिफिक रही, क्योंकि हिस्टोरिकली भी आप देखते हो ये लोकेशन मेन सेंटर रहे हैं डिफेंस टेक के साथ। तो इसी को बोला कि और एडवांस कर देते हैं, जो आसपास के एरिया जहां पे ये इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है वहां पे इनको कॉरिडोर की फॉर्म दे देते हैं। तो ये वाले दो कॉरिडोर्स आपको याद रखने हैं, प्लस लोकेशन आपको याद रखनी है, यूपी की भी एंड दूसरी तमिलनाडु की भी। ठीक है, सवाल बन सकते हैं इजीली। अभी जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर पे सवाल आ गया था, तो बजट में उसका भी मेंशन था। ये सीडीएस के पेपर में आपसे सवाल पूछा था कि जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आएंगे। हाँ, आपस में इंटरकनेक्टेड है, तभी एक एक लोकेशन स्पेसिफिक बना दिए। नेक्स्ट आते हैं मेजर कंपनीज जो इन्वॉल्व रहेंगी, तो हुंडई है, लार्सन एंड टर्बो है, टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा ग्रुप, भारत फॉर्ज और हनवा एरोस्पेस। ये सारे कंपनीज इसमें मेन एक्टिव रोल अपना प्ले करेंगी। एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी एरियाज वही हैं। आज के टाइम पे आप डिफेंस टेक में भी देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्वांटम टेक का टाइम पीरियड आ रहा है तो उनको भी इंटीग्रेट करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद सैटेलाइट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस और रिकनेक्शन, इनके ऊपर तो आप फोकस कर ही रहे हो, क्योंकि अगर आपको थ्रेट को बेटर तरीके से डिटेक्ट करना है, इंटरसेप्ट करना है, तो ISR तो आपको चाहिए। सेमीकंडक्टर, रेडार बिना सेमीकंडक्टर के वो भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो रेडार तो हार्ट होता है किसी भी मिसाइल का, किसी भी वेपन का, तो उस केस में आपको सेमीकंडक्टर भी चाहिए। पर सेमीकंडक्टर भी बिना क्रिटिकल मिनरल के नहीं बनेंगे। तो इन सारे एडवांस्ड एरियाज के ऊपर अब फोकस करेगा इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो किंडेक्स और बाकी इंडिया का डिफेंस विजन भी है एक 2047। वैसे भी डेवलप्ड नेशन की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी के साथ बाकी के एरियाज भी इंक्लूडेड होते हैं। आपकी साइंस एंड टेक भी रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रहता है, वो भी इंक्लूडेड है। एंड डिफेंस एक्सपोर्ट इससे इंक्रीज होंगे, डीप टेक इकोसिस्टम आपको बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा, एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी मिलेगी। मतलब आपने क्या किया, पहले सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस किया था, रिलेशन स्ट्रेंथन होते गए इवॉल्विंग टाइम के साथ साथ। आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक हम बने, अब स्ट्रेटेजिक से हम जा रहे हैं टुवर्ड टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, मतलब अब टेक्नोलॉजी तो इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, तो उस तरफ हम फोकस कर चुके हैं। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना। एंड एक आपने पढ़ा K9 वज्रा हॉविट्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर देख ली थी ना पीछे सभी ने, एक टैंक सा आपको दिखाई दे रहा था। वो मेन बैटल टैंक की तरह तो एक्ट नहीं करता, उसके कंपैरिजन में ये दूर से यूज किया जाता है। तो 155 mm और 52 कैलिबर का ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। सेल्फ प्रोपेल्ड भी कैसे है, तो ध्यान रखना, 15-15 सेकंड में ये फटाफट से शेल को रिलीज करता है जब आपने अटैक करना होता है किसी भी एनिमी एरिया के ऊपर, या एनिमी का कोई टैंक आपको दिखाए तो उन एरियाज में इसको यूज किया जा सकता है। अब ये लार्सन एंड टर्बो ने तो बनाया है विद इंडिया, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साउथ कोरिया की जो हनवा एरोस्पेस कंपनी है वहां से टेक्नोलॉजी भी दी गई थी। वेल वेल्डेड स्टील आर्मर है। स्टील आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया है, 19 mm थिक है ताकि मेल्ट ना कर जाए जल्दी, अगर कोई अटैक हमारे ऊपर हो जाता है तो स्टील का आर्मर यहाँ पे आपको काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बाकी एक्सप्लोजिव शेल्स इसमें डले हुए हैं। 52 कैलिबर का मतलब है जो बैरल लेंथ रहेगी वो लगभग 52 टाइम्स होगी इफ कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द गन। ये टेक्निकल हो गया थोड़ा सा, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। और नेक्स्ट रेंज कितनी है इसकी, तो 40 किलोमीटर की है। बाकी 3 जो शेल्स होंगे ये 15 सेकंड के अंदर फटाफट से डिप्लॉय कर सकता है। उससे ज्यादा क्यों नहीं, तो गर्म भी हो जाता है वो, तो गर्म हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए कूलिंग पीरियड आता है, तो 15 सेकंड का यहाँ पे बेसिक सा टाइम पीरियड लेके चले। तो फायर ऑफ 3 राउंड पर 15 सेकंड्स, फिर ब्रेक आता है थोड़ा सा, फिर दोबारा से वो कूल डाउन होने के बाद फिर से शेल्स को वहां से अटैक किया जा सकता है दूसरे के ऊपर। एंड बाकी हॉविट्जर, ये आपको पता है एक आर्टिलरी गन सिस्टम का ही टाइप होता है जो आपने शुरू में पिक्चर देखी थी। तो हॉविट्जर जो होते हैं ये लॉन्ग रेंज के भी हो सकते हैं, हाई एक्सप्लोसिव पावर के, और इवन कर्व नेचर के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जो बैरल है सीधे ही हो, कर्व नेचर का भी हो सकता है। तो हॉविट्जर एक अम्ब्रेला टर्म आ गई, उसके अंडर फिर टैंकर्स भी आ सकते हैं, और इवन और भी कैटेगरीज आती हैं जो हॉविट्जर्स के अंदर इंक्लूड करी जाती है। ये था आपका आर्टिकल, जो इंडिया और साउथ कोरिया का एक सेगमेंट बचा था डिफेंस टाइज को लेके। इसके अलावा आपने देखा कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें तो साउथ कोरिया हमें हेल्प कर ही रहा है, प्लस एंटरटेनमेंट का आपने एक फैक्ट पढ़ा था। देन शिप बिल्डिंग की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि मरीन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रहे हैं। अब आ गया काइंडेक्स, तो काइंडेक्स ये साउथ कोरिया के साथ है, के वाली कंट्रीज को दे देगा ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे साउथ कोरिया का मेंशन करे। अब के से जैसे और कौन सी कंट्रीज आएंगी जिनका नाम के से है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो काइंडेक्स ये पढ़ा होना जरूरी है आपके लिए। तो ये डिफेंस इनोवेशन टाई है बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया।